दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल HR में। मैं हूं प्रोफेसर HR भारद्वाज। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं BA फर्स्ट ईयर के पाठ्यक्रम में निर्धारित हिंदी भाषा और संप्रेषण के विषय भाषा पर। तो आइए जानते हैं भाषा का अर्थ, परिभाषा और उसका स्वरूप के बारे में। सबसे पहले जानते हैं भाषा का अर्थ क्या है। भाषा का अर्थ, भाषा संस्कृत का शब्द है। ये भाष धातु से निकला है जिसका सामान्य अर्थ होता है बोलना, कहना या व्यक्त करना। अंग्रेजी भाषा में इसके लिए लैंग्वेज शब्द का प्रयोग किया जाता है। फ्रांसीसी अथवा फ्रेंच भाषा में लॉन्ग शब्द का प्रयोग किया जाता है। वहीं ये शब्द मूलतः लैटिन भाषा के शब्द लिंगिया अर्थात जीवा से बने हैं। अतः आज भाषा के ये दो ही रूप प्रचलित हैं। सर्वाधिक जो प्रचलित हैं, सबसे पहले है मौखिक रूप और दूसरा है इसका लिखित। भाषा भाव एवं विचारों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। यदि भाषा ना हो तो हम अपनी बात दूसरों के समक्ष नहीं रख सकते हैं और ना ही दूसरे लोगों की बातों को ग्रहण कर सकते हैं। अतः स्पष्ट है कि मानव जीवन के विकास में सबसे अधिक योगदान भाषा का ही रहता है। इसका कारण यह है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसे समाज में रहकर ही अपने सभी कार्य और ज़रूरतें पूरी करनी पड़ती हैं। फलतः उसे अपने भावों, विचारों, अनुभवों आदि को दूसरों तक पहुंचाने के लिए तथा उनके विचारों आदि ग्रहण करने के लिए भाषा की ही आवश्यकता पड़ती है। भाषा ही इसका सशक्त माध्यम है। तो चलिए अब बात करते हैं परिभाषाओं के बारे में। भाषा की परिभाषाएं सबसे पहले महर्षि पतंजलि ने दी है। वे कहते हैं कि अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में भाषा को परिभाषित करते हुए वे लिखते हैं, जो वक्ता की वाणी में व्यक्त होता है उसे भाषा कहते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास, भाषा मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। हेनरी स्वीट ने भाषा की परिभाषा देते हुए लिखा है, लैंग्वेज में बी डिफाइंड एज एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स बाय मीन्स केयर स्पीच साउंड। अर्थात जिन व्यक्त ध्वनियों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति होती है उससे भाषा कहते हैं। अमरकोश में नाम लिंगानुशासन में भाषा को वाणी का पर्यायवाची माना गया तथा इसके बारे में बताया है। श्री कामता प्रसाद गुरु कहते हैं, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्पष्टतया समझ सकते हैं। दुनीचंद कहते हैं अपने ग्रंथ हिंदी व्याकरण में कि भाषा हम अपने मन के भाव प्रकट करने के लिए जिन सांकेतिक ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उन्हें भाषा कहते हैं। तो अब बात करेंगे भाषा के तत्वों की। जो भाषा के तत्व हैं वो हमारे पास ये रहे। सबसे पहले है यादृच्छिक ध्वनि प्रतीक, फिर आप देख सकते हैं ये विचार विनिमय का साधन, व्यवस्था, सामाजिक आधार और अंत में मानव मुख द्वारा उच्चरित। आइए इनको विस्तार से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यादृच्छिक ध्वनि प्रतीक की। अब इसमें हम देखते हैं कि ये जो यादृच्छिक ध्वनि प्रतीक है ये क्या है। यादृच्छा का अर्थ होता है स्वेच्छाचरण। इस प्रकार यादृच्छिक का अर्थ हुआ जैसी इच्छा हो। भाषा किसी एक वर्ग या समुदाय विशेष के लोगों द्वारा निर्मित होती है। उदाहरण के लिए हिंदी भाषी समाज में जल के लिए पानी शब्द का प्रयोग होता है। तमिल भाषा में तन्नी
और अंग्रेजी भाषा में वाटर शब्द का प्रयोग किया जाता है। भिन्न भिन्न समुदायों ने अलग अलग ध्वनि प्रतीकों को अपनाया है। उसी भाषा समाज के लोग जब इन ध्वनि प्रतीकों को सुनते हैं तो उनके मस्तिष्क में चित्र संकल्पना उभरती है। यह वर्ण, शब्द आदि किसी निश्चित पदार्थ के लिए प्रयुक्त होता है। अतः संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि भाषा में यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था रहती है अथवा होती है। नंबर 2 पर है इसका मानव मुख द्वारा उच्चारित। जो भाषा है मानव मुख द्वारा उच्चारित होती है। तो मानव मुख द्वारा उच्चारित में क्या देखते हैं हम? यद्यपि मानव समाज में कभी कभी आंगिक संकेतों द्वारा भी विचारों, भावों आदि को अभिव्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए खेल के मैदान में जब दर्शकों का शोर गूंजता रहता है तब प्राय खिलाड़ी या कप्तान आंगिक संकेतों द्वारा ही अपने सह खिलाड़ियों को निर्देश देता है। ये आंगिक संकेत भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषा के रूप में स्वीकार नहीं किए जाते, जबकि वे संकेत खिलाड़ी अथवा कप्तान के मनोभावों को दूसरे खिलाड़ियों तक स्पष्ट रूप से पहुंचा देते हैं। भाषा विज्ञान में जब भाषा शब्द का प्रयोग किया जाता है तब उसका अभिप्राय केवल मानव मुख द्वारा उच्चारित सार्थक ध्वनि संकेतों से ही होता है। तो ये है मानव मुख द्वारा उच्चारित। इसके बाद बात करेंगे हम व्यवस्था की, कि भाषा में व्यवस्था क्या है, व्यवस्था तत्व क्या है भाषा में। भले ही भाषा में ध्वनि प्रतीकों का निर्माण किसी भाषा भाषियों की यदृच्छा से होता है, परंतु शब्द, पद, वाक्य, अर्थ आदि के स्तर पर उसके ध्वनि प्रतीकों का सुव्यवस्थित क्रमिक प्रयोग होता है। प्रत्येक भाषा में इन ध्वनि प्रतीकों की इस व्यवस्था को स्वीकार करते हैं तथा उसी के आधार पर भाषा को बोलते हैं, सुनते हैं तथा लिखते भी हैं। उदाहरण के लिए हिंदी भाषा में वाक्य का प्रयोग करते समय पदों का एक निश्चित क्रम, कर्ता, कर्म और क्रिया आदि रहता है, तो अंग्रेजी भाषा में यह व्यवस्था बदल जाती है। उदाहरण के लिए हिंदी में संज्ञा के लिए केवल स्त्रीलिंग व पुल्लिंग की व्यवस्था है, तो संस्कृत में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग व नपुंसकलिंग आदि होते हैं। इसी प्रकार हिंदी भाषा में बहुवचन बनाते समय ए जैसे माता का माताएं, ओ में भालू, भालुओं आदि प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है, जबकि अंग्रेजी भाषा में डॉग में एस लगाने से डॉग्स, ई एस लगाने से जैसे बॉक्स में बॉक्सेस आदि प्रत्यय जोड़ने की व्यवस्था है। ये है भाषा में व्यवस्था तत्व का महत्व। इसके बाद है नंबर 4 पर सामाजिक आधार। इसमें हम ये देखते हैं कि सामाजिक आधार कैसे भाषा का अनिवार्य तत्व है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसके अधिकांश कार्य समाज में ही पूरे होते हैं। किसी भी समाज के सदस्यों को परस्पर जोड़ने का मुख्य काम भाषा ही करती है। इस प्रकार भाषा किसी एक समाज विशेष द्वारा विकसित होती है और उसी समाज के लोग अपने भावों, विचारों के विनिमय के लिए अपनी ही भाषा का प्रयोग करते हैं। व्यवहारिक रूप में भाषा का विस्तार क्षेत्र विशेष राज्य व राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक हो सकता है। उदाहरण के लिए जापानी व जर्मनी भाषाएं क्षेत्रीय, प्रांतीय व राष्ट्रीय स्तर पर समाज द्वारा प्रयुक्त होती हैं, जबकि अंग्रेजी, फ्रेंच व स्पेनिश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयोग होती हैं। भाषा का आधार समाज होता है, व्यवहृत होती है भाषा समाज से।
इस प्रकार पंजाबी, हरियाणवी आदि भाषाएं केवल क्षेत्र विशेष में प्रयुक्त होती हैं। जो अंतिम जो इसका तत्व है, जो महत्वपूर्ण तत्व है इसका, वो है विचार विनिमय का साधन। विचार जो भाषा है वो विचार आदान प्रदान का साधन है। विनिमय माने आदान प्रदान। तो इसमें हम देखते हैं कि वैसे तो मनुष्य अन्य संकेतों के द्वारा भी कुछ भावों को प्रकट कर सकता है। उदाहरण के लिए ताली बजाकर, उछलने से प्रसन्नता का भाव प्रकट होता है, परंतु ये संकेत सभी भावों को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करने में अक्षम होते हैं। इसलिए ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था कर दी जाती है। इस ध्वनि व्यवस्था से जो अर्थ बोध होता है अथवा अर्थ समझ में आता है, उससे वक्ता व श्रोता दोनों ही परिचित होते हैं। अतः जब वक्ता अर्थात बोलने वाला उस ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था का प्रयोग करता है, तब मन मस्तिष्क में पहले से ही विद्यमान उसके अर्थ को श्रोता ग्रहण कर लेता है। उदाहरण के लिए देखिए, हिंदी में कुत्ता शब्द में ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है। हिंदी भाषी समाज का वक्ता व श्रोता दोनों ही उसमें निहित अर्थ अर्थात यादृच्छिकता से परिचित होते हैं। अतः जब वक्ता कुत्ता शब्द का उच्चारण करता है, तब उसके मन मस्तिष्क में 4 पांवों वाला एक जानवर के अर्थ को ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार भाषा वक्ता व श्रोता के बीच विचार विनिमय अर्थात विचारों के आदान प्रदान का सबसे सशक्त माध्यम अथवा साधन बनती है। तो अब हम निष्कर्ष में देखते हैं। अतः कह सकते हैं कि भाषा ध्वनि संकेतों की व्यवस्था है। ये ध्वनि संकेत किसी भी समुदाय विशेष की भाषा में रूढ़ होते हैं अर्थात प्रचलित होते हैं। ये ध्वनि संकेत मानव मुख द्वारा उच्चारित होते हैं। ये ध्वनि संकेत मानव के भावों, विचारों आदि को अभिव्यक्त करते हैं और उनकी पुनरावृत्ति भी होती है। पुनरावृत्ति मतलब दोहराई होती है। प्रत्येक समाज व वर्ग की भाषा में भिन्न भिन्न संकेत होते हैं। भाषा में विद्यमान ध्वनि संकेतों को वर्णों, शब्दों के रूप में व्यक्त करके वक्ता व श्रोता अपने विचारों का विनिमय अर्थात आदान प्रदान करते हैं। भाषा एक सामाजिक वस्तु है। भाषा की इन विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए भाषा को निम्न शब्दों में वैज्ञानिक ढंग से परिभाषित किया जा सकता है। भाषा मानव मुख द्वारा उच्चारित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह सार्थक व्यवस्था है जिसके माध्यम से किसी भी समाज या वर्ग विशेष के मनुष्य परस्पर भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।